Hello, Assalamu alaikum, and a very good afternoon to you all. Hope you are all doing well. Stay safe, stay healthy. So, we are discussing about atomic symbol in our last class. So, today we are going to discuss about molecular mass. So, before discussing molecular mass, let's take a quick brief of what we have discussed in our previous classes. So, we have studied about atom and we have studied about different atoms combined to form matter or we can say elements. So डिफरेंट एलिमेंट्स अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग सिंबल्स होते हैं और पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हमने क्लासिफाई किया है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे किया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना उसका उतना एटॉमिक नंबर या एटॉमिक नंबर के बेस पे हमने पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन किया है. क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल इज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर होता क्या है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी एलिमेंट्स में प्रेजेंट होगा वो होता है उसका नंबर ऑफ, उसका होता है एटॉमिक नंबर. अगर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होगा तो आपका एटॉमिक नंबर 1 होगा. अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 होगा तो एटॉमिक नंबर 2 होगा. नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 होगा तो एटॉमिक नंबर 3 होगा. ये होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. और हर एलिमेंट का अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है. जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है. फिर इसके बाद हीलियम है, एटॉमिक नंबर 2 है. फिर लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 है. बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर 4 है. बोरॉन है, 5 है. इस तरह हमारे पास सोडियम है, 11 है एटॉमिक नंबर. इस तरह हमारे पास वेरियस एलिमेंट्स के डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हैं. इसके बाद हमने पढ़ा कि डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होकर हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या कंपाउंड. सेम एलिमेंट्स कंबाइन होकर हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होकर हमारे पास कंपाउंड बनाते हैं, हमने कहा था. तो अब हमें आज पता करना है कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे हम. मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये होता है कि किसी कंपाउंड का जो 2-3 एलिमेंट्स जमा होकर बना है उस कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे. मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पहले तो हमारे पास कोई कंपाउंड होना चाहिए. मान लो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई कंपाउंड है. इसमें हमारे पास पहले हमें ये देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है. ठीक, 2 ऑक्सीजन है. अब इसका मॉलिक्यूलर मास, इस कंप्लीट CO2 का हमें मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, वो पता होने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें पहले एलिमेंट्स का मास का पता होना ज़रूरी है कि इस कार्बन के एलिमेंट का मास कितना है, ऑक्सीजन के एलिमेंट का मास कितना है. जैसे यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, C6 और 12, 12. और ऑक्सीजन का होता है कितना? ऑक्सीजन का होता है 16, 12 + 16. लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 16 × 2 हो जाएगा. ठीक, तो यहाँ पे 12 + 32 हुआ. 12 + 32, 12 + 32 मतलब हुआ ये 44. ये होता है यूनिट, एटॉमिक मास नापने का यूनिट, जिसको हम यूनिफाइड यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं. इस तरह हम किसी मॉलिक्यूल का या किसी कंपाउंड का हम एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल देख लो. मान लो हमारे पास वाटर है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है. इसमें हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन. 2 हाइड्रोजन है, मान लो क्या है, 2 हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? हाइड्रोजन का मास होता है 1. 1 × 2, 1 × 2 हुआ, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना? 16. कितना हुआ? 18. वाटर का हमारे पास एटॉमिक मास कितना होता है? 18. इस तरह हमें वेरियस कंपाउंड्स का हम अपने हिसाब से या वेरियस कंपाउंड का हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं. यहाँ पे और एक देख लो, H2SO4, H2SO4 किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं इसको, मतलब एसिड है ये. हाइड्रोजन है इसमें प्रेजेंट, सल्फर है, ऑक्सीजन है. हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन. कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 हमारे पास ऑक्सीजन है. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, एटॉम सल्फर का कितना?
32 और ऑक्सीजन का कितना 16। आप 16 इंटू 4 2 इंटू 1 32। अब ये हमारे लमसम करके हमारे पास 98 यूनिफाइड यूनिट्स, ये होता है इसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए एलिमेंट। क्या पता होना चाहिए, पहले तो हमें एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन कौन से एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है। पहले हमें एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अब एलिमेंट्स पता होने के बाद हमें एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर पता होना चाहिए। अब हम जब मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो हमें हर एलिमेंट का मास नंबर सम अप करके हमें उस टोटल मॉलिक्यूल का या टोटल कंपाउंड का हमारे पास मास नंबर हमें निकल के आएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की केस में हमारे पास 44 आया। इसी तरह हम दूसरे कंपाउंड्स का हम एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं हमने, जैसे ट्राई दिस एट होम। इसमें हमारे पास वाटर है C2H5OH, ये जो OH होता है वो अल्कोहल का ग्रुप होता है। C2 अगर एक कार्बन होगा तो मीथेन कहते हैं, दो कार्बन होगा तो इथेन कहते हैं। तो ये क्या है, ये जो कंपाउंड है इसको हम कहते हैं इथेनॉल। जो नॉर्मल अल्कोहल होता है ना, जो कंज्यूम करते हैं मतलब लोग, उसको हम इथेनॉल, वो होता है इथेनॉल हमारे पास। ठीक, तो इस इथेनॉल का निकालना है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का निकालना है आपको, और NH3 आप लोगों को अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक, तो ये था हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का तरीका कि कैसे हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है आयन्स। अब आयन्स क्या होता है, आयन्स होता है चार्ज पार्टिकल्स को हम कहते हैं, चार्ज पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, आयन्स कहते हैं। पॉजिटिव को हम कैटायन कहते हैं, नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं। ये हमारे पास आयन्स होता है। आयन्स कहाँ होता है, आयन्स आयोनिक स्पीशीज या आयन्स उसमें होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होता हो, उसको वहाँ से हम आयन जनरेट कर सकते हैं। इसके वाटर में आयन्स होता है, H2SO4 हमारे पास आयन प्रोड्यूस करता है, जैसे जितने सॉल्ट हैं हमारे पास वो आयन्स देते हैं। तो आयन्स मतलब होता है चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज स्पीशीज। तो आयन्स में हमने कहा एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। तो पहले देख लो कैटायन क्या होता है। कैटायन कैसे प्रोड्यूस होता है कैटायन, मान लो हमारे पास कोई नॉर्मल सा एलिमेंट है, मान लो आप लोगों के पास एलिमेंट है सोडियम। सोडियम के पास हमने कहा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, प्रोटॉन्स मतलब प्रोटॉन्स भी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर 11। अब जब ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ से छोड़ देगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो ये Na+ आयन बनाएगा। Na+ का मतलब ये हो कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आप इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। ठीक, Na+ अगर किसी एलिमेंट के ऊपर अगर प्लस साइन का मतलब ये होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, लॉस करने की वजह से यहाँ पे Na+ पॉजिटिव चार्ज आया। अब यहाँ पे Na+ चार्ज हमें क्या बताता है कि ये इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और हमें इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से यहाँ पे हमें कैटायन जनरेशन हुआ। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं इसमें एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम को हम कहते हैं, उससे प्रोड्यूस होता है हमारा कैटायन। हाँ हुआ। इसमें आप Na+, इसमें आप जैसे मैंने यहाँ Na+ के बारे में बताया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज, Na2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज, Na3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज, या Mg2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज। जितने प्लस साइन के साथ नंबर्स होंगे उतना उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। मान लो यही है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने से हमारा क्या बनता है, कैटायन बनता है। पॉजिटिव चार्ज आयन्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। दूसरा होता है हमारे पास एनायन, दूसरा होता है हमारे पास एनायन। एनायन किस वजह से प्रोड्यूस होता है, एनायन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, एनायन प्रोड्यूस होता है। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है, अगर आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास हमारे पास नॉर्मली फ्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर 9 होता है। ठीक, अब फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये F- इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब ये ऑक्टेट पूरा कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा।
ठीक, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया इसने। तो फ्लोरीन हमारे पास नोबल गैस से जस्ट लेफ्ट में है, तो इसके बाद अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका कन्फिग्रेशन पूरा हो जाएगा एनायंस। तो F माइनस, जहाँ पे भी माइनस चार्ज किसी एलिमेंट पे शो किया होगा तो इसका मतलब ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अगर F2 माइनस होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल। अगर F3 माइनस होगा, जैसे O2 माइनस होता है, इसका मतलब ये है कि ये सब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ये था हमारे पास कैटायंस और एनायंस। अब कैटायंस और एनायंस बनने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। तो देख लो यहाँ, जब हम सोडियम की बात करते हैं, अगर सोडियम Na+ दिखाता है तो सोडियम का पहले हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर Na+ शो कर दिया इसने तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ? एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, 10। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, इसने क्या एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। इसीलिए यहाँ पे Na+ चार्ज आता है। हुआ सेम इसी तरह जब ये हुआ हमारा प्रोटॉन, सेम इसी तरह जब एनायन की बात करते हैं तो हमने कहा हमारे पास क्लोरीन है, CHLORINE, क्लोरीन, Cl। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 17 नॉर्मल। जब ये आयन्स बनाता है Cl- तो ये इसमें कितना हो जाता है? नंबर ऑफ 18 हो जाता है। अब यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ? 17 था नॉर्मल, हमारे पास 18 हुआ। ये होता है हमारे पास कैटायन और एनायंस का। अब यहाँ पे एक नोट है, उस नोट को देख लो। ड्यू टू मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम। एटम पे, किसी एलिमेंट्स पे या किसी एटम्स पे, जैसे कि Na+ का मतलब ये है कि इसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे प्रोटॉन की चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक लॉस कर दिया इसने ना, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो अगर हमारे पास 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन अगर था, 11 मान लो सोडियम के केस में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहेगा ज़्यादा, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10 हो गया, तो इस वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज आता है। अब नेगेटिव चार्ज आने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास क्या होगा? गेन किया इसने, इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो अगर फ्लोरीन में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 है, तो F- में, ये फ्लोरीन है नॉर्मल, अगर F- में क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 9 ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होगा? 10 हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक्स फॉर द टाइम एंड थैंक्स फॉर द सेशन।